अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुर्रम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। नाजरीन, डस्का की धुंध जो है अगरचे इतनी धुंधली नहीं थी, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर मतला साफ हो चुका है, धुंध छट चुकी है। यानी कि बदनामे ज़माना डस्का का ज़िमनी इलेक्शन NA-75, जिसमें बदतरीन और भोंडी धांधली की गई थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनको अगवा कर लिया गया था और धुंध का जब वो वापस आए तो धुंध पे इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि धुंध की वजह से वो सारी रात जो है वो आ नहीं सके। नाजरीन, वो धुंध अब छट चुकी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी तैयार करके भिजवा दी है। उस रिपोर्ट के क्या मदरजात हैं वो बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मायानाज सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार राजा आतफ़ जुल्फ़कार साहब। आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने फिर वक्त दिया बट गुमानिया चैनल को। सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो धुंध छटी है मुकम्मल तौर पर, और रिपोर्ट जो आई है वो उसमें भी बड़े इंकशाफात हैं। पहले तो आप सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में बताइए, थोड़ा सा नाजरीन की रिकॉल करने के लिए उनकी याददाश्त NA-75 डस्का इलेक्शन पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें और फिर इस रिपोर्ट के मदरजात बताएं कि इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या लिखा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम भट्ट साहब। ये जो डस्का का हल्का NA-75 का मारूफ ज़माना, बल्कि ये कहा जाए तो बेजानी होगा कि बदनाम ज़माना का इलेक्शन था। इस हुकूमत ने जो यानी कि बदनामियाँ समेटी इस इलेक्शन के बाद, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और अब बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि इस रिपोर्ट ने खोल दिए हैं, जो महज इल्ज़ामात तक या सीना गज़र तक थे वो इसमें खोल दिए कि इस इलेक्शन में जो जिन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सईदा नौशीन इफ्तिखार ने इसमें हिस्सा लिया था, जो कि जिन साहब के मरने की वजह से ज़ाहिर शाह उनको कहा जाता था, उनके इंतकाल की वजह से सीट खाली थी, तो उनकी साहबजादी हैं ये। और दूसरे जो थे अली असद मलही थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। और जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स थी, जितने भी लोगों ने वहाँ पर जाकर मौके पर अपनी अपनी रिपोर्ट्स की, सर्वेज किए, उन सब के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पर आगे थी। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो फिर बहुत सारे वाक़यात देखने में आया, खून खराबा भी देखने में आया, पोलिंग बंद होने के वाक़यात भी देखने में आया। और फिर रात को जब कुछ वोटों से मुस्लिम लीग नून आगे थी और 20-22 हल्कों का रिजल्ट बाकी था, तो उनके जो पोलिंग का जो अमला था और प्रिजाइडिंग अफसरान थे, वो पुरस्कार तौर पर लापता हो गए थे और वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में रिजल्ट लेकर नहीं पहुँचे। वो सुबह पहुँचे और उनका ये कहना था कि धुंध की वजह से नहीं आ सके। लेकिन उन रिजल्ट से एकदम पूरी कहानी बदल गई और उनको जो है वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई दिखाई दी। तो ये जो इंक्वायरी की है, ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अजीब हैं। बहुत सारी चीज़ें अजीब ऐसे हैं कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट में, ये 133 सफ़ात की रिपोर्ट है, 133 सफ़ात की रिपोर्ट में बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं। उसमें ये कहा गया कि जो पोलिंग का दिन था, उस पोलिंग के दिन में जो ये ऐसी इतलात मिली, जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के बयानात लिए कि ये हदायत की गई थी पोलिंग के अमले को पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से कि वो पोलिंग जो है शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा स्लो रखें, क्योंकि शहरी इलाकों में जो है वो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था। तो इस वजह से उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पोलिंग स्लो रखने की हिदायत की गई थी और ये कहा था किसी सूरत में 25% से ज़्यादा वोट पोल ना होने पाए। उसके अलावा फिर उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो कि बहुत अजीब बात है, उसमें यह कहा गया कि पोलिंग के अमले को यह हदायत की गई थी कि वो पुलिस और इंतज़ामिया के कहने पर अमल करें। ये बिल्कुल अजीब बात है, क्योंकि जो पोलिंग अमला होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग ऑफिसर होते हैं, इलेक्शन डे पर वो बुनियादी तौर पर उस दिन उनके पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं और इंतज़ामिया और पुलिस पाबंद होती है उनकी हदायत पर अमल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उल्टी हदायत दी गई और ये कहा गया कि पुलिस और इंतज़ामिया जो कहे उस पर अमल करना है। यानी कि जब उनका दिल करे पोलिंग रोक दे, जब वो दिल करे पोलिंग चला दे, वो स्लो कर दे, बंद कर दे, जिधर आपको ले जाए आपने वही करना है। सो यही हुआ। और फिर इसमें जो एक बहुत अहम नुक्ता था वो ये था कि ये लोग गए कहाँ। तो वो फिर जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके मुतालिक जो मोबाइल्स की लोकेशंस होती हैं, उनके ज़रिए ये पता चलाया गया और इस रिपोर्ट में ये दर्ज है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर के घर में ये लोग गए, सारे के सारे जितने लोग मिसिंग थे जो कहते थे धुंध की वजह से नहीं आ सके, वो तमाम जो है वहाँ पर गए। वहाँ पर जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहबा भी मौजूद थी, वहाँ पर
जो है वज़ीर आला पंजाब के एक और मामले खसूसी भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पर बैठ के मुबैना तौर पर रिज़ल्ट को रद्द-बदल किया गया। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद फिर इसमें रिपोर्ट में बहुत सारी तजावीज़ भी दी गई हैं, जिनमें से ये है कि जी इन फ्यूचर, और फिर इस रिपोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं और रिटर्निंग ऑफिसर हैं, यानी कि ख़ुद जो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करते हैं उनके बिहाफ पे, उनके बारे में कहा गया कि उनकी बहुत ज़्यादा इंतज़ामी कमज़ोरी थी और साथ ही रिकमेंडेशन दी गई कि उनको आइंदा किसी इंतज़ामी काम के लिए तैनात ना किया जाए। और फिर जो दीगर रिकमेंडेशंस हैं वो उसमें ये कहा गया जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया या पुलिस की नहीं होनी चाहिए पोलिंग के अमले के लिए, और उसकी ज़िम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन खुद ले। इसके साथ साथ उसमें यह कहा गया कि जी आइंदा अगर इलेक्शन हो तो उसमें ब्रेसलेट दिए जाएँ प्रिजाइडिंग अफसरान को, जिनके बीच में ट्रैकर चिप लगी हो ताकि उनकी मूवमेंट्स का पता चला जा सके। ये सारा कुछ उसमें है, उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया। उसके अलावा तकरीबन 2 DSP जो कि वहाँ की मकामी पुलिस के हैं और तकरीबन 7-8 के करीब ऐसे 3 दूसरे जो थानेदार हैं अपर सबॉर्डिनेट्स, उनको इसमें कसूरवार करार दिया गया है। राज साहब, ये तो एक फिल्मी कहानी लगती है, किसी दूर दराज किसी दुनिया के किसी कोने की, जहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ ना हो, जहाँ लोगों की आंखें ना हो, कान ना हो। ये ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि अकल हैरान है जहालत पर हुक्मरानों की कि इस भोंडे अंदाज में उन्होंने धांधली करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो पाए ना। राय साहब, ये बताइए कि आपके मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक, जब असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में सबको बुला लिया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, वहाँ जो जो इंतज़ामिया के जो जो लोग थे आपने वो भी बताया, लेकिन वहाँ उस वक्त की मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा वो भी मौजूद थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये धांधली का जो सिरा है ये कहाँ जाकर पहुँचेगा? ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा की यानी कि मुबैना तौर पर ज़ेरे निगरानी में तमाम धांधली हुई, अगर हम ये कहें तो वो जिनकी मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब, फिर वज़ीर आला पंजाब जिनके वसीम अकरम प्लस हैं यानी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, तो ये कहाँ जाके स्टोरी रुकती है? फिर ये धांधली के जो इल्ज़ामात हैं ये फिर किस किस पर लगाए जा सकते हैं और कौन कौन इसकी बदतरीन धांधली जो है, जो आवाम की, ये क्रिमिनल एक वो है, फौजदारी मुकदमा इस पे कायम होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि शायद कानून में इसकी कोई गुंजाइश हो गद्दारी के मुकदमों की, कि आवाम की एक जमहूरी मुल्क में आवाम के हक़ राय दही को इस भोंडे अंदाज में चोरी किया गया, चोरी करने की कोशिश की गई। तो आप मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहब के बारे में बताएं कि उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा था, तो उनका क्या किरदार था उसमें, इस धांधली को करवाने में? जी बट साहब, जैसा कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि जिस असिस्टेंट कमिश्नर के सरकारी रिहाइशगाह पर जो मुबैना तौर पर धुंध में लापता होने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान थे, वहाँ पर उनको ले जाया गया, तो वहाँ पर फिरदौस आशिक अवान ऑलरेडी मौजूद थी। फिरदौस आशिक अवान जो है वहाँ पर बुनियादी तौर पर हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी कर थी, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी थी उस वक्त और तमाम मामला को वो देख रही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, मसलन ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, पुलिस के अफसरान, महकमा तालीम के अफसरान, ये सारे असिस्टेंट कमिश्नर के घर मौजूद थे। तो मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा वहाँ पर खाना खाने तो नहीं गई थी। वो यकीनी बात है कि वहाँ पर उन लोगों को लाया गया, तो फिर जो कुछ उन्होंने किया होगा वो मुबैना तौर पर मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान ही के माँ पर हुआ होगा, या अगर नहीं भी उनकी माँ पर हुआ तो उनकी निगरानी में हुआ। अगर उनकी निगरानी में नहीं हुआ तो वो उस मशावरत में तो ज़रूर शामिल थी। सो मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा का किरदार जो इस सारे मामले में किसी सूरत भी अलग नहीं किया जा सकता। याद रहे कि मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा को वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी मुकर्रर किया गया था। सो उस सारे मामले में जो है, अब हम अगर ये कहें कि सियासी शख्सियात में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जद पड़ रही है वो फिरदौस आशिक अवान साहबा पर पड़ रही है और वज़ीर आला पंजाब पर पड़ रही है उस्मान बुज़दार साहब पर। जी बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं आप राज साहब। मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा वो वहाँ खाना खाने तो बिल्कुल भी नहीं गई होंगी अगर वो वहाँ मौजूद थी।
अच्छा, अब आते हैं राज साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने 2014 में धांधली के खिलाफ 4 हलके खोलने के लिए जो उनके इल्ज़ामात थे कि धांधली हुई है, 126 दिन तक धरना दिया इस्लामाबाद में। और इन गुनहगार आंखों ने भी वो तमाशे देखे जो वहाँ पर दिन रात बर्पा किए जाते रहे। हमने अपनी आंखों से देखा कि क्या क्या होता रहा। अब उसकी तफसीलात में मैं नहीं जानना चाहता। यानी कि 126 दिन धांधली के लिए धरना दिया। अगरचे इमरान खान साहब जो हैं वो मास्टर ऑफ यू टर्न उनको कहा जाता है, बल्कि मेरी बदगुमानी थी कि जितने यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए, इतने में तो एक हलवाई जो है वो कई मन जलेबियां तैयार कर सकता है। दीगर उनके बुलंदो बांग दावे जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जब वो अपोजिशन में थे, वो तो धड़ाम करके ज़मीन पर आ चुके हैं। और फरमुदाते कप्तान जो हैं उन पर कोई अमल नहीं हुआ। आवाम जो है वो भी बददिल हो चुकी है। बच्चे जो तंग करते हैं रात को माओं को, तो माएँ अब उनसे कहती हैं कि बेटा सो जा वरना एक और तब्दीली को बुला लूँगी मैं। तो तब्दीली के नाम से खौफ आने लगा पाकिस्तानी अवाम को। महंगाई इस कदर बढ़ गई, मुईशत का बुरा हाल हो गया, इदारों की क्या सूरत हाल है। मैं आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं किस किस चीज़ पे रोशनी डाली जाए। बाकी उनके दावे तो सारे धड़ाम से गिर चुके हैं, लेकिन अखलाकी सतह पर अगर वो सिर्फ इस जो ज़ुबान ज़द आम है, जो अब ये डस्का की धुंध जो है जो अब छट चुकी है, तो इस इलेक्शन में जो धांधली हुई है, जो अब रिपोर्ट भी जो तैयार हो चुकी है, इंक्वायरी भी हो चुकी है, तो इमरान खान का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि कम अज़ कम अपनी अखलाकी सतह को कुछ ना कुछ गिरावट से निकालने के लिए, बुलंद करने के लिए इन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और डस्का इलेक्शन उसमें माफ़ी मांगें, कौम से माफ़ी मांगी जाए कि हम जो है इस धांधली को रोक नहीं सके या धांधली करवाने में मुलव्वस थे कोई, या जो भी है कौम से माफ़ी मांगें। और जो मुल्ज़मान हैं इस धांधली को करवाने में जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाए। तो क्या ख्याल है आपका, इज़ इट पॉसिबल, ये मुमकिन है? जी खुरम भट्ट साहब, ये यू टर्न वाली बात तो खैर अब खान साहब के यू टर्न तो इतने मशहूर हो गए हैं कि वो पहले तो तंजन ऐसे कार्टून बनाए जाते थे कि सड़क पर यू टर्न का निशान बना और खान साहब की फ़ोटो उसकी जगह पे लग गई है। लेकिन हकीकत में ऐसे ही है, खान साहब ने 126 दिन धरना भी दिया और 4 हल्के खोलने की बात की। इस दफ़ा जब इलेक्शन पे उनकी सीटें ज़्यादा हुई तो जो उन्होंने रात को खिताब फरमाया उसमें कहा कि जी मेरे तो जो कहेंगे मैं अब वो हल्का खोल दूंगा, और उसके 12 या 14 घंटे के अंदर अंदर अगले ही दिन सुबह, यानी कि एक दिन वो टीवी पे ये कह रहे हैं कि मैं तो अब देखें इलेक्शन जीता हूं तो मुझे तो जो भी हल्का खोलने को कहेंगे मैं खोल दूंगा। और उससे अगले ही दिन सुबह वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने लाहौर में गिनती की दोबारा दरख्वास्त दी थी कि दोबारा गिनती की जाए, वो दरख्वास्त दी थी तो उस पर गिनती रोकी जाए जनाब, उसको रोका जाए। तो खान साहब जो कहते हैं वो कुछ और होता है, जो करते हैं वो कुछ और होता है। हुकूमत में आने के बाद भी बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो सेनेटर बनवाने के लिए जो वोट डाले गए थे और उसमें पीटीआई के लोगों ने उनको वोट दिए, तो खान साहब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सूरत में उनके अपना नुकसान होता था। वैसे खान साहब खासी मुस्तकिल मिजाज वाक़या हुआ इस मामले में कि वो बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि कौन कहेगा क्या कहेगा और अखलाकी म्यार क्या है। उनको ये पता है जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो आसमान भी गिर पड़े तो उन्हीं की फॉलोअर्स बनते रहेंगे, अगरचे कि वो बहुत थोड़ी तादाद रह गई है। लेकिन बहरहाल खान साहब से अगर कोई ऐसी तो कोई रखता है तो मुझे उस पर हैरत होगी, क्योंकि मुझे खान साहब से ऐसी कोई तो नहीं है कि वो किसी अखलाकी म्यार पर या किसी हाई मॉरल ग्राउंड पर जाके कोई हुक्म जारी करें। जी, तो नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल, धुंध जो छट गई, लेकिन एक अजीब कर्ब की धुंध जो है अभी भी पूरे मुल्क पर छाई हुई है। अजीब कोई नहूसत ज़दा कोई माहौल है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। चीनी देखें जो 53 रुपये थी 2018 में, अब 160 रुपये किलो है। सस्ते तंदूरों पे पहले बात की जाती थी कि 3 रुपये की रोटी क्यों दे रहे हैं, अब वो रोटी 15 रुपये की है। कुलचा जो है वो 22 रुपये का हो गया, बाज़ इलाकों में बाज़ में 20 रुपये का है। पेट्रोल 150 तक जा पहुंचा है। डॉलर को देखें, सोने को देखें, आवाम की नींदें हराम है, जीना मुश्किल है, दो भर कर दिया गया है। अल्लाह ताला ही खैर करे, अल्लाह से ही खैर की उम्मीद की जा सकती है। इन हुक्मरानों से तो मायूसी के सिवा कौम को कुछ नहीं मिला। तो अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए,
खुरम भट्ट को दीजिए अब इजाज़त। इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।